अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता का अंतिम संस्कार की विधियां। कल हमने इसका धार्मिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है और लास्ट रह गया कि किस तरीके से ये लोग अंतिम संस्कार करते थे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इतिहास की सच्चाई स्टडी धावक के साथ। लेकिन साथ ही सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। कर दिया? तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अंतिम संस्कार की विधियां। मैंने कल के क्लास में बताया था कि इसकी हमने 3 प्रकार की विधियां देखी है। आज हम उसे डिटेल में देखेंगे कि कौन सी वो 3 विधियां हैं और उसके अंदर का क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण नाम से पता चला होगा, ऐसा समाधिकरण जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, यानी कि कंप्लीट तरीके से जो होगा, पूरी तरीके से जिसे मेनली माना जाएगा, वो है आपका पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या होता है, इसमें मुर्दे को दफनाया जाता है। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है, दफनाया जाता है। इसमें मुर्दे को दफनाया जाता है उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब उत्तर दिशा की तरफ को मुंह रखा जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ को पैर रखा जाएगा। तो इस पोजीशन में क्या है, मुर्दे को दफनाया जाएगा। ठीक है, दफनाने की प्रथा क्या होती है पता है ना, जमीन खोदकर उसमें मुर्दे को दफनाया जाएगा। ठीक है, और एक और खास बात यह है कि इसमें क्या होता था, जब मुर्दे को दफनाया जाता था, जो उसका पैर है, पैर को ऊपर की तरफ को मोड़ दिया जाता था। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है कैसे उसके पैर ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं, पेट में लगे होते हैं, उसी तरीके से उस मुर्दे की जो है पैरों को घुटनों की तरफ से ऊपर को मोड़ दिया जाता था और इस दिशा में उसे लिटाया जाता था। और साथ ही इसमें उसके जो यूज करने वाली वस्तुएं थी, जैसे कि उसके बर्तन, जिस भी चीजों से उसको लगाव था, स्त्रियां तो उनके श्रृंगार का सामान वगैरह सब उनके साथ दफनाया जाता था, जो कि आज हमें खुदाई में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी लिखना, क्योंकि ये हर उस टाइम पर ज्यादातर ऐसा चलता था कि जो चीजों का लाभ उन्होंने इस जीवन में भोगा है, वही चीजों का लाभ वो आने वाले जीवन में भी भोगे। कहने का मतलब है, इस लोक से परलोक में भी उन्हें वो ही सारी वस्तुएं मिले जिस वस्तुओं को वो इस जीवन में प्रिय मानते थे। मतलब उन चीजों से इनका लगाव छूटे ना, तो ये एक धारणा वगैरह बनाई जाती थी। तो बहुत से मन के मोहरे और उसके अलावा आपके बर्तन, खिलौने वगैरह बहुत सी चीजें हैं जो हमें मिली है। तो लिखना, मुर्दे के साथ, मुर्दे के साथ उनकी उनके इस्तेमाल की, मुर्दे के साथ उनके इस्तेमाल की वस्तुएं भी दफनाते थे। दफनाते थे। आपसे ये पूछा जाएगा कि पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या है, तो पूर्ण समाधिकरण का मतलब पूरी तरीके से जो समाधि हो जाएगी उसे पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। और पूर्ण समाधिकरण होता है दफनाने में। ठीक है, तो दफनाने में आपको पूरा तरीके से समाधिकरण हो जाता है, तो इसलिए नाम दिया गया है इसे पूर्ण समाधिकरण। अब एक पूर्ण है तो दूसरा आंशिक भी होगा, आधा समाधिकरण। तो अब देखते हैं आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या है। इसका नाम है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण है ना, थोड़ा सा फेमस है, और मतलब आपको सुनकर भी जिन लोगों को ने पहली बार सुने उन्हें आश्चर्य होगा कि आंशिक समाधिकरण का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, जब मुर्दा की डेथ हो जाती है तो उनके मृत शरीर को खुले आंगन में या खुली जगह में छोड़ दिया जाता है, ताकि जो चील कौवे हैं वो उनके शरीर को खा जाए, और उसके बाद जो हड्डियां, सर, खोपड़ा वगैरह बच जाता है, फिर उसको ये लोग दफना देते थे। ये मतलब इस तरीके से होता था कि ये लोग इसको ना तो दफनाते थे ना ही जलाते थे, बल्कि मुर्दे को खुला छोड़ दिया जाता था चील कौवों के खाने के लिए, क्योंकि माना जाता था कि मृत होने के बाद ये उनका भोजन बनते हैं, तो इस तरीके से भी मोक्ष मिलता है। इस टाइप की कुछ प्रथा होंगी। तो ये जो है अंश समाधिकरण में क्या होगा लिखना, इसमें मुर्दे को, इसमें मुर्दे को कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, ताकि चील कौवे, ताकि चील कौवे, ताकि चील कौवे इनका मांस खाकर खा ले, खा ले तथा
बची हड्डी तथा बची हड्डियों व कपाल को, बची हड्डियों व कपाल को दफना दिया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, मुर्दे को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब उसके पूरे बॉडी का मांस को छील कर वे खा लेंगे तो वो जो हड्डी होती थी बची हुई उसको क्या करते थे, फिर दफना देते थे। यह पुण्य समाधिकरण में एक और चीज है कि रोपण से एक ऐसी मुर्दे की लाश मिली है जिसके साथ उसके कुत्ते को दफनाया हुआ है, यानी कि उसका कुत्ता उससे प्रिय होगा। तो ये भी लिख लेना, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि रोपण से मुर्दे के साथ, रोपण से मुर्दे के साथ कुत्ते को भी रोपण में रोपण से मुर्दे के साथ कुत्ते को भी दफनाया हुआ दिखाया गया। रोपण से मुर्दे के साथ कुत्ता भी, मुर्दे के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। जल्दी से इसे लिख लीजिए। अच्छा, एक और चीज मैं ये पे ऐड ऑन कर ले रही हूँ कि जो ये आंशिक समाधिकरण है, आंशिक समाधिकरण किस धर्म में, वर्तमान में भी ये आंशिक समाधिकरण होता है, ये किस धर्म वाले करते हैं, तो ये करते हैं पारसी समुदाय, पारसी समुदाय के लोग, यानी कि पारसी धर्म में ये चलता है। आपने बीच में अभी रतन टाटा जी की डेथ हुई थी, तो आपने, वो एक पारसी थे, तो बहुत सी जगह आपने ये न्यूज सुनी होगी कि उनका अंतिम संस्कार किस तरीके से होगा, क्या इन्हें भी खुला छोड़ दिया जाएगा, इस तरीके से कुछ न्यूज़ेस चल रही है, अगर आप लोगों ने सुना होगा। तो पारसी धर्म में बट ऐसा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि अब पारसी धर्म के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब ये वाली प्रथा को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और वो भी अब इसको छोड़कर या तो दफनाते हैं या दाह संस्कार करते हैं। ठीक है, तो पारसी धर्म में भी अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पहले ये बहुत बड़े लेवल में होता था। तो इसी तरीके से यहाँ समाधिकरण होता था इनका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा समाधिकरण वर्तमान में पारसी समुदाय के द्वारा किया जाता था, या आंशिक समाधिकरण कौन से समुदाय के द्वारा किया जाता है, या फिर पारसी धर्म के द्वारा जो समाधिकरण किया जाता है वो किस सभ्यता में हमें मिलता है। तो इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं तीसरा संस्कार। आखिरी जो आपका बचता है उसे हम लोग कहते हैं दाह संस्कार। ये है तीसरा टाइप, दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में क्या होता था, ये तो ज्यादातर मैक्सिमम लोग जानते होंगे, वर्तमान में हिंदू समुदाय में ये होता है। इसमें ये होता है कि व्यक्ति की डेथ के बाद उसकी बॉडी को जला दिया जाता था। तो यहाँ भी ये होता था, ये लिख लीजिए आप, लिखना इसमें, इसमें मृत शरीर को, इसमें भी शरीर को जला देने के बाद, इसमें भी शरीर को जला देने के बाद उसके उसके अवशेषों को, उसके अवशेषों को किसी बर्तन में, किसी बर्तन में डालकर दफना दिया जाता था। लिखना, बर्तन में उसके उसके इस्तेमाल की वस्तुएं भी रखी जाती थी, इस्तेमाल की वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, ये तीसरा प्रकार का दाह संस्कार, जिसमें व्यक्ति के शरीर को जला देने के बाद उसके जो अवशेष होते थे उसे किसी पॉट में भर के दफनाते थे, और साथ ही में उसके जो भी यूज की सामान हो गए, जैसे कि बहुत सी जगह में चूड़ियां मिली हैं, कांसा मिला है, और इसके अलावा मछली की हड्डियां, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दफना दिया जाता था। माना जाता था कि जिस तरीके का भोजन वो इस समाज में इस जन्म में करते थे, वैसा ही वो मृत्यु के बाद के जन्म में करे, या मृत्यु के बाद जो भी संसार होगा उसमें जाके करे, ऐसी ये मान्यता थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए। इसे लिख लीजिए, लिख लिया है तो, नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
की देखते हैं लिपि। लिपि मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में, अच्छा लिपि से पहले मैं आपको एक बार मनके वगैरह बता देती हूँ। बहुत बार ये मनके वर्ड आया है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन कर रहे होंगे। मनके क्या होता है, तो सबसे पहले डालिएगा ऊपर से हेडिंग मनके। देखो मनके का मतलब होता है ना, मनके का मतलब होता है आभूषण। मनके के मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आभूषण का निर्माण हो सके उसे मनके कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोना, चांदी, पत्थर, मिट्टी, शंख, सीप, मोतियां। आपने देखो ना जो हार वगैरह बनते हैं उसमें मोतियां होती है, अलग अलग डिजाइन की होती हैं। कुछ मोती गोल होती है, कुछ सिलेंड्रिकल होती है, कुछ इस टाइप की होती है। तो इन सब चीजों को, इन सब वस्तुओं को क्या नाम दिया गया है, मनके। ये मनके सोने के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, मिट्टी के हो सकते हैं, डायरेक्टली मोती के हो सकते हैं। मनके का मतलब है किसी भी धातु से जो ज्वेलरी है उसके बनाने के लिए जो शेप बनाया जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा ज्वेलरी में सोने से अलग अलग टाइप की चीजें, जैसे कभी कभी सोने के इस टाइप के गोल गोल कुछ माला टाइप की बना दी जाती है। कभी सोने का ऐसे सिलेंड्रिकल शेप टाइप का मतलब सोने से जो भी अलग अलग शेप बनाए जाते हैं उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, मनके। तो मनके का मतलब क्या होता है, आभूषण। ठीक है, सीधे इसी अगर हम सीधी सीधी लैंग्वेज में बोले तो आभूषण। बट इनके जो डिजाइन होते हैं, इनके शेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वही हमें देखना है। ठीक है, सबसे ऊपर डालिएगा मनके। हमें ये देखना है कि यहाँ मनके किस किस धातु के बनते थे। तो सबसे पहले, अच्छा पहले ये लिख लीजिएगा, मनके का तात्पर्य है आभूषण से, या फिर लिखिएगा मनके का अर्थ है आभूषण। मनके का अर्थ है आभूषण। आभूषण देखो, मौ से मनके, मौ से माला, माला मीन्स आभूषण। मनके मतलब माला, माला का मतलब आभूषण, माला आभूषणों में ही आती है ना। तो मनके का मतलब क्या हो गया आपके, आभूषण। अब लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में मनके, शंख। अब ये कौन कौन से धातु से बनते हैं हम वो लिख रहे हैं। ठीक है, शंख, गोमेन, शंख, गोमेन, शेलखड़ी, शीप, हाथी दांत, मिट्टी, सोना, चांदी, तांबा, तांबा आदि से, तांबा आदि से गोलाकार, बेलनाकार, बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल, अर्धवृत्ताकार, ढोलाकार, ढोलाकार मतलब जो ढोल के आकार का होगा, थोड़ा सा चौड़ा टाइप का बट बीच से फूला हुआ। अर्धवृत्ताकार मतलब कुछ इस टाइप का, जैसे चांद होता है आधा। अर्धवृत्ताकार जैसे चंद्राकार भी कह सकते हो आप, चंद्राकार आदि। मन के शंख, गोमेश, शेष, खड़ी, शीप, हाथी दांत, मिट्टी, सोना, चांदी, तांबा आदि से गोलाकार, बेलनाकार, वृत्ताकार, ढोलाकार, चंद्राकार आदि आकार में, आदि आकार में मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के मन के किस किस से बनते थे, शेर, खड़ी, शीप, हाथी दांत, मिट्टी, सोना, चांदी, बेलनाकार, कुछ इस टाइप के ये होते थे। मैं आपको बताऊं तो जरा सा कुछ अलग अलग डिजाइन भी इसमें बना देते थे वो लोग, इस टाइप के। जैसे एक माला होती है ना, माला में अलग अलग शेप का ये बना देते थे। उसी तरह कुछ कान के बना देंगे, कुंडल टाइप के ये। तो ये सब क्या होते थे, मन के होते थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अच्छा, अब आप लोगों के लिए होमवर्क में ये है, कमेंट में मुझे ये बताइए कि किस इलाके से मन के बनाने का कारखाना मिला। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मन के बनाने का कारखाना मिला है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। जिसको याद है फटाफट दीजिए आंसर कि किस जगह से हमें मन के बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए यहाँ पर ना श्रृंगार की वस्तुएं भी मिली है। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं लिखवाती हूँ आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लिख नहीं पाए हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर को
मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ क्या है, श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं भी मिली है। तो कौन कौन से श्रृंगार की वस्तुएं मिली है, ये पूछा जाता है कि यहाँ से ये वस्तु मिली है या नहीं मिली। ठीक है, तो लिखना है श्रृंगार वस्तु में। एक तो हमें यहाँ से मिला है कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण यानी कि शीशा कांसे का बनाया जाता था, जिससे मुंह दिखा, मतलब पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो कांसे का होगा, आगे से क्या होता है उसमें कांच लगा होगा। वैसे मतलब कांसे में तो मुंह दिखेगा नहीं, तो आगे से कांच होगा, पीछे का जो जैसा आजकल प्लास्टिक्स के बनते हैं आपने देखा होगा, तो उसी तरह से कांसे का दर्पण मिला है। दूसरा लिखना हाथी दांत से बना हुआ, हाथी दांत का श्रृंगार बॉक्स। श्रृंगार बॉक्स, श्रृंगार बॉक्स। श्रृंगार बॉक्स क्या होता है, पहले के जमाने में ना, जैसे आपको के पास होगा या आपके दादी लोगों के पास एक बॉक्स टाइप का आता था, उसे खोलने पर उसमें श्रृंगार का सारा सामान होता था। तो उसी टाइप का एक बॉक्स बनाया जाता होगा। इस टाइम पे भी हाथी दांत का वो बॉक्स मिला है, जिसके अंदर श्रृंगार के सामान रखने के लिए जगह बनाई गई, क्योंकि मतलब इस टाइप का एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें श्रृंगार का सामान रखा जा सके। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर स्त्रियां श्रृंगार भी करती होंगी, जो हमें किससे भी पता चलता है, यहाँ की मूर्तियों से। जैसा कि मैंने आपको नर्तकी की मूर्ति दिखाई थी, उसमें भी कुछ कुछ चीजें हमें श्रृंगार से नजर आती हैं। मतलब इस तरीके से उसका फेस का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे लगता है कि ये लोग श्रृंगार में करते होंगे। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि श्रृंगार के भी सामान मिलते हैं। तीसरा, चनहू दड़ों से एक लिपस्टिक मिली है। चनहू दड़ों से लिपस्टिक मिली है। लिपस्टिक क्या होती है तो आपको सभी को पता ही होगा नॉर्मली। तो चनहू दड़ों से क्या मिली है, लिपस्टिक मिली है, और उसके अलावा काजल मिला है, काजल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ की स्त्रियां श्रृंगार करने में भी रुचि रखती थी, आम स्त्रियों की तरह श्रृंगार करती थी, जेवरात पहनती थी, पुरुष भी जेवर पहना करते थे। तो ये चीजें हमें यहाँ से श्रृंगार की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। और खासकर हमें क्या मिलते हैं, मन के मिलते हैं। मन के का मतलब समझ गए होंगे ना आप, ये स्त्री पुरुष दोनों ही पहनते थे। ये भी क्वेश्चन में बन सकता है कि सिर्फ स्त्रियां पहनती थी, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही वस्तुएं ये श्रृंगार की सॉरी आभूषण वगैरह पहना करते थे। ठीक है, इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप कोशिश कीजिए मेरे साथ ही आप समझते भी जाएं और नोट्स भी बनाते जाएं। हमने इनका सामाजिक और आर्थिक तो कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं इनके राजनीतिक की। देखो, राजनीति में ज्यादा कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपका आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि कोई भी राजनीतिक संस्था नहीं थी। कुछ एविडेंस ऐसा बताते कि यह राजनीतिक संस्था थी, कुछ का मानना नहीं थी, मतलब राजा जैसी कोई चीज नहीं होती थी। देखो, कुछ में क्या, कुछ लोगों का क्या कहना है इतिहासकारों का कि यहाँ राजा था, क्योंकि जो एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके सर में एक ताज टाइप का है, उसने एक शॉल ओढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मैंने आपको बताया था तिब्बतिया अलंकरण का शॉल पहना है, पत्थर से बनाई हुई मूर्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि ये यहाँ के साधु की है, से पंडित की है। कुछ लोगों का मानना है कि ये राजा की मूर्ति है। अभी भी आइडेंटिफाई नहीं है कि किसकी है। नंबर 2, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई राजमहल नहीं मिला है, लेकिन एक ऐसी जगह मिली है जहां बहुत से खंबे हैं। खंबे मतलब कि एक हॉल टाइप का मिला है जिसमें खंबे लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये एक आम सभा के लिए बनाया गया होगा, जहां राजा बैठा होगा और आम सभा होती होगी जिसमें आम लोग आते होंगे। अभी ये भी पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं है। तो राजनीतिक में इनका कुछ नहीं है। बस आप इस राजनीतिक में हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि यहाँ राजा जैसे कोई संस्था नहीं थी, पर इतने बड़े शहर को, वो भी एक शहरी व्यवस्था के रूप में, इतनी साफ सुथरी व्यवस्था के रूप में, जिसमें सारी तरीके से हर चीजें एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रही थी, इतना बड़ा व्यापार चल रहा था। तो ये अपने आप में तो हुआ नहीं होगा। मतलब लोग ना अपने आप से इतने ज्यादा कानून से बंधे नहीं होते। माना जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो कानून व्यवस्था यहाँ होगी, नियम व्यवस्था होगी, जिसके अंतर्गत लोग काम करते होंगे। कोई ना कोई इनके ऊपर होगा जो इन सबको काम करवाता होगा, इनको देखता होगा। तो माना जाता है कि हो सकता है कि कोई व्यापारी संस्था ही ऐसी होगी जो इन पर नियंत्रण रखती होगी, क्योंकि इस टाइम पे सबसे हाई लेवल में कौन है, व्यापारी है। यहाँ भी ना कुछ वर्ग बटे थे। हर समाज में वर्ग बटे होते हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में जाति प्रथा की भी जाति प्रथा है। तो वर्ग का मतलब क्या है कि सबसे सर्वोच्च स्थान में कौन होगा, फिर कौन होगा, ये वैदिक समाज में हम और अच्छे से समझेंगे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसी प्रकार का माना जाता है कि यहाँ भी लोगों के बीच में डिफरेंस था, बट वो डिफरेंस किसी जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं था, बट उनके इनकम के आधार पर था। जिसकी बात, जितनी ज्यादा इनकम थी वो उतना ही हाई लेवल में था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो लोगों के मोहल्ले हैं वो भी अलग है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में अमीर लोग रहते थे। तो माना जाता है कि यहाँ पर भी विभाजन था
तो जो हाई लेवल में था हो सकता है कि वो ही पूरे समाज को चलाता हो। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा बड़े लेवल में कौन होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा? एक ट्रेडर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यापार सबसे बड़े स्तर में होता था। तो सीधी सी बात है, कोई व्यापारी व्यक्ति या ऐसे ही 3-4 व्यापारी व्यक्तियों ने अपने एक संस्था बनाई होगी जो मिलकर समाज को चलाते होंगे। लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से कुछ नहीं कह सकते जब तक हम इनकी लिपि नहीं पढ़ लेते हैं। हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बहुत सी जगह हमें कुछ तलवार मतलब कुछ इनके वीपन्स मिले हैं जिससे लगता है कि ये लोग युद्ध करते थे। बट मैं अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एक शांति प्रिय थे। ये लोग सिर्फ इनका ज्यादातर काम होता था व्यापार करना, अपनी आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखना। और आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ अपने लिए ऐसे वीपन्स बनाएंगे कि कल के दिन अगर कोई इनके माल की चोरी ना कर सके तो हो सकता है कि अपने आत्मरक्षा के लिए वो वीपन्स हो। क्योंकि बहुत बड़े लेवल में हमें कोई भी वीपन्स यहाँ से नहीं मिलते हैं जिससे हमें ऐसा लगे कि यहाँ सेना जैसी कोई चीज रहती हो। तो अगर क्वेश्चन में ये बन सकता है कि यहाँ बहुत बड़े लेवल में सेना थी, यहाँ राजा था, तो ये सब गलत हो जाएंगे। क्योंकि ना तो हमें यहाँ बहुत बड़े लेवल में कोई सेना मिली है, ना ही उनके लिए अस्त्र शस्त्र मिले हैं, बहुत कम है। मतलब है लेकिन बहुत कम है। इसलिए हो सकता है कि वो अपने आत्म सुरक्षा के लिए रखे गए होंगे अमीरों के द्वारा। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर को वर्ग विभाजन था समाज में। यहाँ वर्ग विभाजन था, बट किसके आधार पर था? ये लिख लीजिएगा पॉइंट। यहाँ वर्ग विभाजन था किसके आधार पर? अर्थव्यवस्था के आधार पर। अर्थव्यवस्था या वित्तीय सक्षमता के आधार पर। वित्तीय सक्षमता। वित्तीय सक्षमता का मतलब जो जितना ज्यादा अमीर होगा वो अपने लिए उतना बड़ा लेवल अपना क्रिएट किया होगा। ठीक है। तो वित्तीय सक्षमता के आधार पर यहाँ पर समाज बटा हुआ था। तो समाज में सबसे हाई लेवल पे कौन आएगा? व्यापारी। व्यापारियों के बाद कौन आ सकता है? कुछ कर्मकार। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे खिलौने बनाने का, स्वर्णकार, और उसके अलावा क्योंकि व्यापारी भी किस चीज का व्यापार करेगा? वस्तुओं का। तो लोहार, बढ़ई वगैरह सेकंड उसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कर्मचारी। नंबर सेकंड में कौन आएगा? कर्मचारी। और नंबर थर्ड में कौन आएगा? जो बचे हुए लोग हैं, यानी कि श्रमिक, जो इस एक जगह से दूसरी जगह माल को ढुलवाते थे। तो ये सब कुछ में तीसरे में कौन आ जाएगा? आप लोगों के श्रमिक लोग आ जाएंगे। ठीक है। श्रमिक और आमजन। आमजन में भी कौन? जो बहुत ज्यादा इन लोगों से हटकर काम करते होंगे, वो तीसरे लेवल में। तो ये 3 लेवल भी आप लिख लीजिएगा। पहले लेवल में होंगे आपके व्यापारी, दूसरे में कर्मचारी, तीसरे में श्रमिक और आम जनता, जो इन दोनों से हटकर काम करते होंगे। ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था कि कोई ट्रेडर ही हो सकता है, ये वित्तीय संस्था, व्यापारी संस्था ही हो सकती है जो इन पर किसी प्रकार से अपना जो इनको नियमित रूप से, जो इनको नियमित करती होगी। बट अभी भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। ठीक हो गया। तो राजा जैसे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। राजनीतिक स्तर में सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि कोई व्यापारी संस्था इनको चलाती होगी, बट अभी भी हमें क्लियरिटी नहीं है। तो बस आपको ये पॉइंट लिखना है। और ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं है तो आप लिखिएगा हो सकता है कि इतने बड़े समाज को, इतनी बड़ी नगरीय व्यवस्था को कोई व्यापारिक संस्था चलाती होगी। ठीक है। कोई ना कोई व्यापारिक संस्था चलाती होगी। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब हम इसका देखेंगे कल। इसकी लिपि हमें देखनी है एक बार। इसकी लिपि मैंने अभी आपको मोहरे नहीं बताई। मोहरे क्या होती है ये भी मैं आपको कल बता दूंगी। वैसे मैंने बता दिया मोहरे का मतलब क्या है। ये मोहरे बनती कैसी है, किस चीज से बनती है, हम कल देखेंगे। ठीक है। तो हमने लिपि कल हमें लिपि देखनी है और मोहरे, ये दो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगी। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बच जाता है कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हो गई, क्योंकि इतने बड़े लेवल में सभ्यता फैली थी और ये अचानक खत्म हुई है। तो इसके पीछे के रीजन जानेंगे कि इसके पीछे खत्म होने की वजह क्या थी। और एक लास्ट मेन टॉपिक हमारा बच जाता है कि इसके प्रमुख शहर और उनकी विशेषताएं, जैसे कि लोथल, बनावली, रोपड़, ये ऐसे कुछ प्रमुख शहर है। ये मैं लास्ट में आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि सारे शहर एक ही जगह पे आपके कवर हो जाएंगे, तो आपको याद करने में इजी होगा। ठीक है। और आपको इनकी खासियत भी पता चल जाएगी कि कौन से शहर में क्या खासियत है। तो ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी। बाकी जो भी मिसलेनियस बचा होगा हम उसे एक साथ ही कवर अप कर लेंगे। आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आई होगी। सिंधु सभ्यता थोड़ा लंबा खिंच रहा है क्योंकि लंबा है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता है, उसके हर एक स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है, उसका सोशल हो, इकोनॉमिक को। क्योंकि अगर हमने कुछ भी छोड़ा तो कोई भरोसा नहीं है कि एग्जामिनर कहाँ से सवाल पूछ ले, तो हमारा ही लॉस है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।
तो और साथ ही अगर क्लासेस पसंद आई तो शेयर कीजिए, लोगों तक भी ये क्लासेस पहुंचाइए जिन लोगों को ऐसी क्लासेस की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो हो सकता है आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल होगी, तो उन तक भी ये पहुंचाइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो कल के लिए बने रहिए, रिवीजन करते चलिए, नोट्स को प्रिपेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।